जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है SM क्लासेस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट में आने वाले एडजस्टमेंट उसको हम कैसे बिना याद किए समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि फाइनल अकाउंट का सम आपको अच्छे से आ जाए तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट आपको आ गया तो आपको फाइनल अकाउंट भी है वो भी अच्छे से आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको याद करने बैठ जाते हैं, जबकि याद करने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक बार समझ लोगे तो अपने आप ही है जो फाइनल अकाउंट जो है वो आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता क्या है, तो देखो बच्चों, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु में उसका वैल्यू का गिरावट आ जाना, किसी वस्तु के वैल्यू में गिरावट। समझ लो कि अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो आज से एक साल बाद भी वो फर्नीचर का वैल्यू सेम रहेगा नहीं ना, उसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। तो वैल्यू जो कम होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट में ये जाएगा कहाँ पे, अगर डेप्रीसिएशन आ गया, किसी वस्तु में डेप्रीसिएशन हुआ तो उसको हम कहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो देखो डेप्रीसिएशन हो जाता है ना, तो एक तो हमारे लिए लॉस हो जाता है। कोई भी चीज अगर हम 5,000 में खरीदते थे और उसका एक साल बाद वैल्यू 4,000 हो गया तो हमारे लिए वो चीज लॉस हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और दूसरा कहाँ करेंगे, तो दूसरा जो हमारा बैलेंस शीट है वहां पे जो भी एसेट का डेप्रीसिएशन हुआ है उस एसेट से हम लोग उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में सेकंड एंट्री एसेट, जो भी एसेट में माइनस हुआ है, जो भी एसेट में डेप्रीसिएशन हुआ है उससे हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस क्या करेंगे, एसेट से। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन समझ में आ गया। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, तो देखो ऐसा एक्सपेंस जो हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, समझ लो कि एयरटेल का रिचार्ज हमें करवाना है तो एयरटेल का रिचार्ज हम 1 महीना के बदले 3-4 महीने का कर दिए साथ में, तो प्रीपेड हो, यानी कि हम पहले वो खर्चा कर दिए। ठीक है, तो हम पहले खर्चा कर दे तो वो अपने लिए अच्छी बात है ना कि बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा खर्चा रहेगा उससे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ना हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो 1 साल का बनाते हैं और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है यानी कि 2 साल 3 साल का हो सकता है। तो इसलिए जो भी हमारा एक्सपेंस रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया माइनस कर देंगे हम लोग किससे, एक्सपेंस से। जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ रहेगा उससे हम वो अमाउंट को माइनस कर देंगे जो हम एक्स्ट्रा किए। ठीक है, और दूसरा एंट्री इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंट्री क्या कहां चला जाएगा, हमारे एसेट साइड में। अगर हम 2 साल का पहले ही हमने प्रीपेड पेमेंट कर दिया तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एसेट में डाल देंगे। तो दूसरा कहां जाएगा, एसेट में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते तीसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो हमने कर तो दिया लेकिन उसका पेमेंट किया नहीं अभी तक। समझ लो कि हमारे दुकान में कोई वर्कर काम करता है तो वर्कर से पूरा 1 महीना मैंने काम करवा लिया लेकिन उसका पेमेंट दिया नहीं, तो वही उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने किसी को पैसा दिया नहीं है तो बाद में तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना। इसलिए हम जो भी हमारा एक्सपेंस रहेगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। और दूसरा इसका इफेक्ट कहां जाएगा, तो दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। कैसे, क्योंकि देखो हमने अगर किसी को पैसा नहीं दिया तो वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाता है ना। तो अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो उसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में डाल देंगे। तो दूसरा कहां जाएगा, लायबिलिटी में। ये आपको समझ में आ गया, 3, डेप्रीसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा पे जिसका नाम है अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब क्या होता है, तो देखो अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब होता है, अनरिकॉर्डेड परचेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हमने खरीदा था लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किए थे हम लोगों ने खरीदने के बाद। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना रह गया था, तो रिकॉर्ड करना रह गया तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड में अगर याद आ गया तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो पूरा साल हमने जो ट्रांजेक्शन किया, लेन देन किया, एक्सपेंस, इनकम, सब कुछ को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिख देते। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस जो है उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जो आपका ट्रायल बैलेंस बनाएगा वो पूछेगा आपसे कि आपने कभी ऐसा कुछ खर्चा वर्चा या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ था जो आपने कर तो दिया था लेकिन वो लिखे नहीं थे।
तो अब फिर आप बताओगे कि हाँ देखो मैंने ये खर्चा किया था लेकिन लिखा नहीं था, मैंने उससे वो चीज खरीदा था लेकिन लिखा नहीं था। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं, कि बाद में हमें जो याद आता है ना तो बाद में हम वो एक्स्ट्रा देते हैं, एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब यही हो गया कि हमने कोई चीज खरीद तो लिया था लेकिन उसको लिखना भूल गए थे। तो लिखना भूल गए थे तो हम क्या करेंगे, पहले परचेज में ऐड करेंगे, जो भी हमारा परचेज होगा टोटल परचेज हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब लिखना भूल गए तो हमने कोई चीज खरीद तो लिया था लेकिन हो सकता है कि पेमेंट भी नहीं किए रहेंगे, तो जो हमारा क्रेडिटर रहेगा, जो हमें पैसा, जिसको हमें पैसा देना रहेगा, वो क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस क्रेडिटर, ठीक है। अगर हमने उधारी में खरीदा था और उसका पेमेंट किया नहीं था, मतलब उसका एंट्री किया नहीं था हमने, तो हमारा क्रेडिटर जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इसी तरह पांचवा आते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल क्या होता है, यही हो गया सेम कि अनरिकॉर्डेड सेल का मतलब होता है कि हमने कुछ बेचा तो था लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो फिर से क्या करेंगे, प्लस सेल, सेल में हम लोग ऐड कर देंगे। और दूसरा जो क्या होगा, हमारा डेटर बढ़ जाएगा, जो हमारा डेटर्स रहेगा ना वो भी हमारा बढ़ जाएगा, तो ऐड डेटर्स, ठीक है। ये भी हो गया। अब आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि कोई डेटा है किसी से, मतलब टोटल हमारे पास जितने डेटर्स होंगे ना, तो हमें उसमें से एक दो ऐसा डेटर लगेगा कि शायद मुझे ये पैसा नहीं देगा। तो जो आदमी हमें पैसा नहीं देगा उसको ही हम क्या कहेंगे, बैड डेट्स कहेंगे, कि उससे हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। तो बैड डेट्स का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा कोई डेटर्स होगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ये बंदा जो है पैसा नहीं देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स होगा। तो ये इसका दो इफेक्ट क्या हो सकता है, तो देखो अगर मुझे किसी से पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कर देंगे इसको, ठीक है। लॉस हो गया। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, तो एसेट में जो हम लोग हमारा टोटल डेटर्स रहेगा ना, उस डेटर्स में से इसका अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट माइनस डेटर्स, ठीक है। ये समझ में आया। ये समझ लो कि 50,000 टोटल डेटर से मुझे मिलने वाला था, लेकिन मुझे एक बंदा है जिसने मेरे से 10,000 का सामान लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 10,000 का सामान नहीं मिलेगा। तो जो भी मेरा 50,000 डेटर था ना उसमें से माइनस बैड डेट्स करेंगे, कितना, 10,000। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। तो हमारा 40,000 जो है फिर हमें उतना मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है कि हमें पैसा मिलने वाला है। तो अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो आपके लिए इनकम है, तो कहां चला जाएगा, आपका इनकम है, तो इनकम को हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में एक चला जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये आपके लिए अच्छी बात है ना, अगर किसी से आपको पैसा मिलने वाला है तो एसेट है ये आपके लिए, तो दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, एसेट में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है प्री रिसीव इनकम। ये प्री रिसीव इनकम का मतलब क्या होता है कि देखो, प्री रिसीव इनकम का मतलब होता है कि पैसा हमने क्या किया, पहले ही ले लिया। यानी कि ना समझ लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं ना क्या किया कि 1 साल के बदले 2 साल का पैसा ले लिया। तो 2 साल का पैसा ले लिया तो अब क्या होगा कि मुझे 2 साल पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने पैसा ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पैसा तो ले लिया और मैं बाद में बोलूंगा कि ठीक है अभी मुझे पढ़ाना नहीं है। तो मुझे ना, अगर मैंने किसी से पैसा पहले ले लिया, यानी कि ना मैंने अभी तक उस बच्चे को पढ़ाया भी नहीं और उसका जो पैसा है पहले ही ले लिया, तो मुझे अब कैसे भी करके उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो जिम्मेदारी हो जाएगा। तो जिम्मेदारी हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जितना हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसको हम लोग माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट 1 साल का बनता है और हम जो प्री रिसीव इनकम है ये शायद 2 साल 3 साल का हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे और सिर्फ इसी साल के पैसे को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनकम से, ठीक है। अगर मैंने 2 साल 3 साल का पैसा ले लिया है तो मुझे 2 साल 3 साल का पैसा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट इस साल का बना रहे हैं। इतना समझ में आ गया। फिर आता है इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। मतलब हमने इंश्योरेंस लिया था गुड्स के ऊपर, लेकिन क्या हो गया कि आग लग गया तो उससे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स। तो ये फिर क्या होगा, तो देखो गुड्स ना बिजनेस से बाहर चला गया, आग लग गया तो क्या हो गया, बिजनेस से बाहर चला गया। तो बिजनेस जब भी गुड्स बिजनेस अगर बाहर जाएगा तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या किए, क्रेडिट किए, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा,
फिर दूसरा इफेक्ट में क्या होगा कि हमारा जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट। और इसमें ना तीसरा इफेक्ट भी आता है। देखो हमने क्योंकि इस इंश्योरेंस लिया था तो उससे हमें पैसा मिलेगा, तो ठीक है, तो जो भी हमने इंश्योरेंस लिया था, जितने भी अमाउंट का, जितना भी मुझे पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का, तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स जितने का बाहर चला गया, समझ लो कि 10,000 गुड्स जल गया, तो 10,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला जाएगा, और जितना इंश्योरेंस का पैसा मिला है वो एसेट में चला जाएगा, और इसके अलावा जो भी हमारा लॉस हो गया रहेगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि देखो हमारे जो कंपनी के जो पार्टनर्स थे उन्होंने ना कुछ तो कैपिटल जो है कंपनी में दिया रहेगा, कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा। ठीक है, तो उस कैपिटल पे हमें एज ए कंपनी क्या करना पड़ेगा, उस इन्वेस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। तो बिजनेसमैन का क्या कहना है कि अगर मैंने ये कैपिटल बैंक में जमा किया रहता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन मैंने बैंक में ना देके आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपनी को जो भी इन्वेस्टर है उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कंपनी क्या करेगा, जो भी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देगा। तो कंपनी के लिए तो लॉस है, मतलब लॉस मतलब खर्चा है ना वो चीज, तो खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते हैं। तो एक प्रॉफिट लॉस के डेबिट में होगा। ठीक है, और एक और अकाउंट बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट फाइनल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इसमें। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी कंपनी से पार्टनर्स को मिलेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी पार्टनर्स को कंपनी को देना है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर लास्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो पार्टनर ने क्या क्या रहेगा कि कोई चीज जो है ना कंपनी से निकाला रहेगा, ड्राइंग क्या रहेगा, गुड्स होगा या फिर पैसा निकाला रहेगा। ठीक है, उस पे अगर पैसा निकाला है तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्राइंग क्या रहेगा, जो भी अमाउंट ड्राइंग क्या रहेगा उस पे इंटरेस्ट को कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ पार्टनर्स कंपनी को क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा ड्राइंग पे। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है जब कंपनी को पैसा मिलेगा। ठीक है, कंपनी को पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। ये समझ आ गया। तो ये हमने क्या किया, पूरा एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ के अच्छे से जो है समझ लिया है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी वीडियो चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद।